गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे योजना मैगजीन के बारे में, राइट है, जो कि नवंबर महीने की है, 2024 की, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल फ्रेमवर्क, इसका ये टाइटल है। और इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, हर एक पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आउट ऑफ बुक्स होता है। आई वॉन्ट से कि इट विल बी आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में तो लिखा है, राइट। बट कभी कभी बुक से सवाल आ जाता है तो बोलते हैं अरे यार क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो एक बात यहाँ से लर्निंग लेके जाइए आज कि भाई साहब, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है कोई भी, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम इज इक्वल टू मान के चलिए गवर्नमेंट सोर्सेस, राइट। गवर्नमेंट सोर्सेस, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको तो गवर्नमेंट सोर्सेज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी सोर्सेज होते हैं वो रिलायबल होते हैं, ऑथेंटिकेटेड होते हैं और ऑफिशियल होते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और हम जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसका हम सही तरह से इस्तेमाल कर सकें, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है कि 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए जर्नी टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट ग्लोरी। ये पहला टॉपिक है, राइट है। तो आपको पता है कि भारत का संविधान है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला पॉइंट तो यहीं से बन जाता है। कोई स्टेटमेंट दे दिया कि भाई यूएसए का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या यूके का है, या इंडिया का है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का है, राइट है। जो कि इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, राइट है। एक डेट वो और भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि 26 नवंबर 1949, राइट है। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ना कि अडॉप्ट वो इफेक्ट में लाया गया था, राइट है। सो ये दोनों डेट को अच्छे से समझिए और याद रखिए, राइट है। आपको पता है कि हमारा जो पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन है, लेकिन ये सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक बहुत तरीके से कॉर्नर स्टोन की तरह साबित हुआ, और कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन की तरह साबित हुआ। और हमारे भारत के संविधान ने जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट है। थ्रू द ईयर्स हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ। क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि देखिए सोसाइटी चेंज होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ता है, राइट। इसलिए हम अमेंडमेंट करते हैं, बिकॉज एज पर द सोसाइटीज नीड वी हैव टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और हम करते हैं, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, दे आर गाइडेड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स और विजन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका जो विजन था, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी स्ट्रगल के माध्यम से हमारा संविधान, हमारे संविधान का आइडिया आगे चलता है, मूव करता है, ड्राइव होता है। हर एक अमेंडमेंट और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा हेल्प की। किसके लिए? कंटेम्प्रेरी इशू को अडॉप्ट करने के लिए, और आज भी इसको रिलेवेंट और रोबस्ट बनाया है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड विजन के बारे में हम बात करते हैं, तो एडॉप्शन इन द कोर वैल्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैंने आपको डेट बताई थी, दैट इज 26 नवंबर एंड 1949, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड, फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड कब किया गया था? 26 नवंबर 26 जनवरी 1950, और इसी के दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। सो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को इफेक्ट में लाया गया था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जो कि इंश्राइन करती है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में, राइट है। और एक गवर्नेंस का सिस्टम इस्टेब्लिश करती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है जो कि इंडिविजुअल्स के राइट्स और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको एम्ब्रेस करती है, राइट है। और इंडिविजुअल्स के राइट है उनको रिस्पेक्ट भी करती है, राइट है। जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हमारा संविधान है वो बोर्न आउट ऑफ द स्ट्रगल, स्ट्रगल से इमर्ज हुआ, राइट है। आपको पता है कि कॉलोनियल रूल हमारे भारत देश में रहा है, राइट है, और इसी के अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट्स चले हैं,
राइट। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये शपथ ली कि भाई साहब हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम बनाएंगे, राइट, जिसमें इंडिविजुअल्स की फ्रीडम उसका प्रोटेक्शन हो सके, राइट। तो इंस्पिरेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की वो फ्रीडम स्ट्रगल से भी मिलती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। अब सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है, तो देखिए, द गार्जियन वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। सिविल सोसाइटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, स्टेबिलिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, राइट। चैंपियनशिप एंड मार्जिनलाइज्ड वॉइस के बारे में बात करते हैं, तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, राइट, क्योंकि ये उन लोगों की वॉइस को रिप्रेजेंट करती है जो शायद किसी ने उनको सुना नहीं है, राइट। और री इन्फोर्सिंग करती है वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड इंश्योरिंग द कलेक्टिव एक्शन टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको भी इस्टेब्लिश करती है, और डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसको भी इस्टेब्लिश करती है, और इंश्योर करती है कि हमारे जो संविधान ने प्रोमिस किया है उनका प्रमोशन हो। इज दैट क्लियर? आगे समझते हैं की माइलस्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डेवलप्ड होगा और द पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जो 1935 का एक्ट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश किया, राइट। इसके बाद दैट इन्फ्लुएंस द लेटर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन होता था उसको बाद में इसने इन्फ्लुएंस किया है। हमारे भारत के संविधान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, राइट। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, अगेन इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। लेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेड टू दी सॉरी, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस रीजन्स एंड बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आए थे, और संविधान सभा को बनाया गया था। फिर इसके बाद में संविधान बना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, डेट याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्ट रिवोल्यूशन जो सॉरी रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया था बाय द फॉर्मर फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राइट। और इसमें जो आउटलाइंस थी और जो प्रिंसिपल्स थे वो थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, और बाद में ये एक फाउंडेशनल ड्राफ्ट बना था, राइट। और अभी हम देखते हैं तो ये एक हमारे संविधान में एक पार्ट है, दैट इज द प्रीएम्बल, प्रीफेस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें इन सारे वर्ड्स की, इन सारे आइडियाज़ की झलक देखने को मिलती है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 1947 में, ईयर याद रखिएगा कि 1947 में बनी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इनको चेयर किया गया था, और फिर उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्ट बनाया उनका, और राइट। उन्होंने बैलेंस रखा एस्पिरेशन ऑफ द डाइवर्स पॉपुलेशन, कि हर एक व्यक्ति की नीड को, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, राइट, विद द नीड्स एंड एड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑफ द कॉलोनलिज्म। द हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था लोगों के साथ, उनको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। हिस्टोरिकल इनजस्टिस लाइक अनटचेबिलिटी वगैरह हुई है, वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन सारी चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसलिए आर्टिकल 15 की बात करते हैं, फिर हम 16 की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट, राइट। और सिंपल शब्द में अगर मैं कहूँ तो इसको कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट, ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है उससे ओवरकम हो सके, राइट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949 को मार्क एज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरह हमारे इतिहास में याद रखा जाता है, और एनुअली इनको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है 26 नवंबर। यह बात आपको मैंने बता दी पहले भी। एनैक्टमेंट ऑन द रिपब्लिक डे 26 नवंबर 1950, ये सिग्निफाइड करता है इंडिया की ट्रांजिशन फ्रॉम द सेल्फ टू द सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस हम करेंगे, राइट। पहले हमको कोई फॉरेन कंट्री चला रही थी, 1950 के बाद हम खुद अपने आप को गवर्न करेंगे, लाइक बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल की गवर्नमेंट है,
राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबल बना सॉवरेनिटी का, और उन्होंने नेशनल बिल्ड किया और डेमोक्रेटिक वैल्यू को स्टेब्लिश किया। राइट। कोर फीचर्स हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो फंडामेंटल राइट जिसको FRB कहते हैं, ये इंडिविजुअल व्यक्ति को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है। राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। DPSP की बात करते हैं, पार्ट 4 में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है, ये एक सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है फॉर द स्टेट, और स्टेट को इनको अचीव करने की आवश्यकता होती है। और ये एम्फेसाइज करता है नॉट ऑन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल इक्वालिटी की बात भी करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर बात की जाती है तो फंडामेंटल राइट इज द बेटर ऑप्शन। राइट। इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थी और अमेंडमेंट थे उनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता है, और नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडेप्टेबिलिटी की क्या आवश्यकता हुई है। एडेप्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट है। एक लीगल स्कॉलर है, इनका नाम है वॉल्कर सर। ठीक है। तो हार्वे वॉल्कर, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट इवॉल्व फ्रॉम द एस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्गम होता है वो वहाँ के लोगों की आकांक्षा है, उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए, उनकी आकांक्षा को ध्यान में रखकर संविधान को इवॉल्व होना चाहिए टू रिमेन रिलेवेंट, ताकि वो रिलेवेंट रहे। नहीं तो एक ऐसा संविधान बना दिया जिसका संविधान का मतलब टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में कोई रिलेशन नहीं है। राइट है कि लोगों की कोई अलग एस्पिरेशंस है और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग लिखा है, सो अगेन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक थिंग। राइट। इन द लॉन्ग टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी एडेप्टेबिलिटी को बैलेंस करता है ये बिटवीन द फाउंडेशनल वैल्यूज विद चेंजिंग सोशल नीड्स, कि जो फाउंडेशनल वैल्यू जिसके आधार पर हमारे संविधान को बनाया गया है और सोसाइटी में जो बदलाव हो रहा है, इसके बीच में एक बैलेंस रखते हैं। ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और आइडियाज हैं, एक बेहतरीन तरीके से बैलेंस रखते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान आज भी रिलेवेंट हो और बढ़िया तरीके से चीजें चल रही है। Debate in the Constitutional Assembly often referenced A.V. Dyes, who argued that the inflexibility could lead to the violent upheaval. मतलब अगर inflexibility होगी तो अगर it can be problematic thing, right? ये A.V. Dyes कहते हैं। तो flexibility होना चाहिए। Flexibility means what? That means our constitution can be amended, right? Flexibility का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया उसको चेंज नहीं कर सकते, तो अगेन दिक्कत हो सकती है। राइट। अमेंडमेंट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजिंग नीड्स, जब अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो वो इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई साहब हमें चेंज करने की आवश्यकता है। राइट। हाई अमेंडमेंट रेट्स देख सकते हो कि मोर देन 100 टाइम्स अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है। जो डेमोस्ट्रेट करता है इसकी एडेप्टेबिलिटी को, स्पेशली इन द कॉन्ट्रास्ट विद द लेस फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट अमेरिकन एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो कि इनके इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो लेस अमेंडमेंट होता है लाइक अमेरिकन में और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं, जो कि केशवानंदा भारती केस में आता है 1973 में। डेट याद रखिए, केस का नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि केशवानंद भारती केस था वो किसके वर्सेस था, तो इट वाज द वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ द केरला। राइट। तो रूलिंग असर्टेड दैट व्हाइल द पार्लियामेंट कुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई पार्लियामेंट है वो संविधान को अमेंड तो कर सकता है बट इट कुड नॉट अल्टर इट्स फंडामेंटल फ्रेमवर्क। मतलब जो कोर वैल्यूज है, फंडामेंटल वैल्यूज है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। संविधान को आप अमेंड कर सकते हो लेकिन जो कोर वैल्यूज है, फंडामेंटल वैल्यूज है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कोर एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर, उनको आइडेंटिफाई किया है एज ए बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइट। दूसरा केस आया था, अगेन इट्स अमेजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मिनर्वा मिल केस जिसको बोलते हैं, 1980 में आया था। उन्होंने रिफॉर्म्ड किया, इसको रिफॉर्म्ड किया कि द बैलेंस बिटवीन द
फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, राइट। और उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। उन्होंने क्या कहा कि भाई इन दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस होना चाहिए, राइट। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इज दैट क्लियर, राइट। इसके बाद में लैंडमार्क केसेस है जिन्होंने फंडामेंटल राइट को इन्हांस किया है, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1978 में ये केस आया था, राइट। ईयर भी याद रखिए और किसके वर्सेस था वो भी याद रखिएगा। इस केस ने आर्टिकल 21 था, उसकी जो स्कोप था उसको एक्सपैंड किया, राइट, और इंटरप्रेट किया किसको, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी को, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि टू इनकम्पास डिग्निटी एंड ब्रॉडन द प्रोटेक्शन, डिग्निटी को उन्होंने बढ़ावा दिया है, प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया, इंक्लूडिंग राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी की बात की है, फेयर ट्रायल की बात की है, और लीगल एड के बारे में भी इसने बात की, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड के बारे में भी बात की। इज दैट क्लियर। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ था, वो किस आर्टिकल में हुआ था, आर्टिकल 21। गोल्डन ट्रायंगल याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में कि गोल्डन ट्रायंगल किसको बोला जाता है, कौन सा आर्टिकल को बोला जाता है, तो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ऑफन इन्वॉक्ड बाय द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कब, जब फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है जब फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना हो और इंश्योर करना हो दैट द जस्टिस, राइट है, और जस्टिस को प्रिवेल करना हो तो इन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रिवेल करते हैं अक्रॉस द वेरियस सोशल डायमेंशंस, जो भी सोशल डायमेंशंस है उसके आसपास प्रिवेल करते हैं। लैंडमार्क जुडिशियल रूलिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी में हम देखते हैं तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन द ईयर ऑफ 1997 उन्होंने इस केस में बेसिकली जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है उससे संबंधित गाइडलाइंस दिए, राइट, और री इन्फोर्सिंग वीमेंस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। सो ये आर्टिकल है गोल्डन ट्रायंगल और इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका एप्लीकेशन यहाँ पे शो किया है। फिर आया शायरा बानो केस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, अगेन इट्स लेटेस्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर किया उन्होंने क्या कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और जेंडर जस्टिस की बात की फॉर द वीमेन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज, जो महिला आती है उनके लिए उन्होंने जेंडर जस्टिस की बात की शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में, राइट। अगेन एक दूसरा केस आया जिसका नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, ये 2018 का है। शायरा बानो के बाद में ये केस आया, उन्होंने इस केस में जो कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, राइट, और ये इंश्योर किया इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल द LGBTQ कम्युनिटी अंडर द आर्टिकल 14। अंडर आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके बीच में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज किया कि भाई दो अगर सेम सेक्स के पर्सन है, अगर उनके बीच में कोई कंसेंशुअल इंटरकोर्स है या रिलेशनशिप है सो आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 का, उसमें जो अडल्ट्री लॉ था उसको स्ट्रक डाउन किया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के, और एडवांस किया इसमें जेंडर इक्वालिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग द वीमेंस राइट टू डिग्निटी, राइट। तो अडल्ट्री लॉ था उसको ख़त्म कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पति और उसकी पत्नी है, राइट, तो पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं कि पति की वो प्रॉपर्टी हो गई है, तो पत्नी अगर चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी वो फिजिकल रिलेशन रख सकती है, राइट। क्यों,
क्योंकि ये बोला कि भाई ये उसकी डिग्निटी की बात है, उसकी कुछ एक ह्यूमन डिग्निटी की बात है, उसकी प्राइवेसी की बात है। ये पति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो गई है। शादी का इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी हो गई है उसकी, राइट है। सो ये बात इसमें कही गई थी। आगे एक आर्टिकल वो केस आया था, उसमें बोला था जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का। उसमें राइट टू प्रोवाइस जो प्राइवेसी है उसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट। और ये बताया था उन्होंने कि विद द सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द डेटा एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इन द डिजिटल एज। मतलब अगर डेटा प्रोटेक्शन वाला आप बिल लेके आ रहे हो और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाती है तो वह राइट टू प्राइवेसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड अगर पूछे कि कौन सा केस था, तो याद रखिए जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो कि 2019 में हुआ था। इससे जो स्पेशल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उसको हटाया गया है, ठीक है। इसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया और फुल्ली जम्मू एंड कश्मीर को द यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आर्टिकल 370 वाज द प्रोविजनल मेजर था, राइट, एंड डिड नॉट कन्फर द सॉवरेनिटी। वो सॉवरेंट नहीं देता है कि जम्मू एंड कश्मीर को अपने आप में एक सॉवरेनिटी है, अगर सॉवरेनिटी को अलग प्रदेश बन जाता, राइट। तो इसको एब्रोगेट किया गया। अब जुडिशियल रोल जुडिशरी का जो रोल है वो एक्सपैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कि जुडिशरी ने किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो जुडिशरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, पिविटल रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड एक्सपैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रीच। कैसे? स्पेशली इन द मैटर ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में जुडिशरी ने बहुत बढ़िया काम किया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन संबंधित बहुत बढ़िया काम किया, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया। लिविंग डॉक्यूमेंट की बात की जाती है, कभी कभी बोलते हैं ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट व्हाट? इसका मतलब है कि सर इसका डायनेमिक इंटरप्रिटेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवोल्व टू मीट द मॉडर्न डे नीड। भाई आज मान लो कि 1950 में हमारे संविधान को यू नो इफेक्ट में लाया गया था, लेकिन सर 2024 की अगर हम बात करते हैं आज, तो तब की सोसाइटी और अब की सोसाइटी में जमीन और आसमान का अंतर हो गया। उस समय रूल्स रेगुलेशन अलग थे, सोसाइटी की नीड अलग थी, अभी कुछ अलग है। सो इसके बीच में एक डायनामिज्म है, इसके बीच में एक जो नीड है उसकी फुलफिलमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, और इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सर ये जीवित है, तभी तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर डेड होता, अगर मरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता या मरा हुआ डॉक्यूमेंट होता, तो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। और अगर नहीं कर सकते तो हमारी सोसाइटी जो नीड है उसको भी हम फुलफिल नहीं कर सकते थे। देन अगेन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक और रिजिम चेंज हो सकती थी, राइट। सो ये रिफॉर्मिंग करता है इट्स कोर वैल्यू, जो कि कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस है, अभी जो आधुनिक काल की जो चैलेंजेस है उसको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। इस पूरे टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, इसका कंक्लूजन हम किस तरह से दे सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो है, अभी कंक्लूजन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीधा का सीधा आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हो, लास्ट लास्ट में कंक्लूजन इस्तेमाल कर सकते हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 75 ईयर्स कंटिन्यूज टू इंस्पायर। कितना बढ़िया लिखी भाई, 75 साल के बाद भी हमारा संविधान है वो इंस्पायर करता आ रहा है और कर रहा है, एंड गाइड कर रहा है हमारे नेशन को, और सिंबलाइज करता है द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करता है, और रेजिलेंस को सिंबलाइज करता है। और ये एक माइलस्टोन सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ वर्क स्टिल नीडेड टू बी एड्रेस इनइक्वालिटी। ये हमारा एक माइलस्टोन जो वर्क है ये सर्व करता है, और ये चीज को बताता है कि हमको और भी काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन इक्वालिटी उसको एड्रेस किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से सारे लोगों के लिए प्रमोट किया जा सके। एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन entitlement are essential for the empowering the individuals। कि भाई एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल की जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इंडिविजुअल को एम्पावर किया जा सके और एक बढ़िया सोसाइटी बनाया जा सके, जो कि इस तरह की सोसाइटी है हो जहाँ पर जस्टिस हो, इक्वालिटी हो और लिबर्टी हो, राइट। सो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक इट विल बी मोर fruitful, right? So we'll discuss in the next video. Thank you for watching this video, and have a nice day.